नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जिस भी बंदे ने या जिस भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन, चाहे वो बैंक से लिया हो या किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से लिया हो और उसकी EMI पेड नहीं कर पा रहा, पैसा ना होने की वजह से EMI किसी भी तरह से पेड नहीं कर पा रहा और अगर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स ये जो दो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। ये जो दो बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। इसके लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ जाना पड़ेगा और स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाके मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस बारे में समझा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर की तरफ। फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी कोई भी EMI ड्यू होती है तो उसी समय से आपके पास में कॉल पे कॉल आने लग जाते हैं और आप उन कॉल से इतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि अगर आप अपना कोई काम भी कर रहे होते हैं तो वो काम भी आप ठीक तरह से कर नहीं पाते। ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं? इनके पास में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी मदद से ये लोग ऐसा करते हैं। सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए, EMI की वसूली करने के लिए उनको इस प्रकार से तंग करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कुछ वेबसाइट भी हैं जहाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस प्रकार की जो वेबसाइट है वो भी इस टाइप की अनुमति देते हैं। हालाँकि ये लीगली नहीं है, अनलीगल है, फिर भी अगर बहुत सारे लोग जो हैं इनका यूज़ करते हैं। कुछ थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी वाले होते हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, CallBomber, CALL। ये देखिए यहाँ पे callbomber.in, ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आप लोगों को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है इसी पर मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर मोबाइल नंबर एंड एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। फ्रेंड्स, इसमें आप जिसका भी मोबाइल नंबर डालेंगे और वहाँ पे आप एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करके प्रैंक नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके पास में बार बार स्पैम कॉल जाने लग जाएंगे। जब तक कि आप इसको रोकेंगे नहीं तब तक उसके पास में स्पैम कॉल आते रहेंगे। ऐसे किसी को भी इस प्रकार की वेबसाइट को यूज़ करके किसी को परेशान करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज ये लीगल नहीं है। बट कुछ रिकवरी एजेंसी वाले, थर्ड पार्टी वाले एजेंसी वाले इस प्रकार की वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके भी आप लोगों को परेशान करते हैं। अगर कुछ रिकवरी एजेंट अगर कोई थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आप लोगों के साथ में इस प्रकार की हरकत कर रहा है तो आप भी उसके नंबर इस CallBomber में डाल दीजिए। थोड़ी बहुत देर में वो भी आपके जैसे ही परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये है फ्रेंड्स कि कोई अगर रिकवरी एजेंट स्पैम कॉल वाले नंबर से कॉल ना करके अगर आपने पर्सनल नंबर से कभी आपके पास में कॉल कर दे तो उस नंबर को आपको भी यहाँ पे डाल के उसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए। वो इतना परेशान हो जाएगा खुद भी कि यार इस बंदे के पास भी ये ट्रिक ऑलरेडी है, तो ये ट्रिक इस बंदे के पास में नहीं चलेगी। कुछ बंदों को फ्रेंड्स यहाँ पे ये लगता है कि अगर मेरी कोई EMI पेंडिंग रह गई और मेरे पास बार बार कॉल्स आ रहे हैं तो वो सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे पता नहीं कितने बंदे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है और उनकी EMI पेंडिंग है। सेम सिचुएशन उनकी भी आपकी तरह ही है, इसलिए ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपसे कहीं से भी कोई पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है और आप EMI पेंडिंग करने में असफल है तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे बंदे बहुत सारे हैं, सेम सिचुएशन आपकी तरह ही है। वो भी इस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बाहर निकलने की कोशिश करिए। कैसे निकलना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँगा, जिसके माध्यम से आप बाहर निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसके बहुत ज़्यादा दलदल में फंस गए हैं तो भी इससे बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। ईजिली आप बाहर निकल सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरी मुख्य बात क्या है आप लोगों के लिए वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दूसरा ये है फ्रेंड्स, एक न्यूज़ है, ETV भारत से न्यूज़ मैंने ये लिया है और उसी के माध्यम से मैं आपको बता दूँ। ये न्यूज़ आप लोग पढ़ लीजिए, इससे भी आप लोगों को काफ़ी समझ आ जाएगा। बिहार में चार जगह से ले रहे हैं लोग। RBI ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को चेताया, कहीं AP की तरह ना हो जाएं हालात। यहाँ AP मीन्स आंध्र प्रदेश की तरह ना हो जाएं हालात। जो बिहार और जो UP दो स्टेट ऐसे हैं यहाँ पे जो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं ये आंख बंद करके लोन बांट रही हैं। इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि एक ही व्यक्ति है कई सारे एप्लीकेशन से लोन ले रखा है। तो ऐसे में RBI ने चेताया है कि आंध्र प्रदेश की तरह आपका हाल ना हो जाए। जैसे कि आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो हैं डूबने की कगार पर आ गई थी, उसी स्थिति को देखते हुए RBI ने इनको चेताया है कि ऐसा ना करिए। जिस बंदे को अगर आप लोन दे रहे हो तो कम से कम एक एप्लीकेशन से दीजिए। एक ही व्यक्ति अगर 5-7 एप्लीकेशन से लोन ले लेगा तो उसको चुका पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ। तो यहाँ पे
पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो रही है फ्रेंड्स कि ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ होती हैं, डूबती भी हैं और इनको लॉस भी होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ के बता देता हूँ, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और ये न्यूज़ है जो फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ समझने में भी मदद करेगी। आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बड़ा निर्देश देते हुए साफ साफ कहा है कि बिहार और यूपी में लोन बांटने पर अंकुश लगाएं। आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि बिहार और यूपी में जो लोन आप जिस प्रकार से बांट रहे हो उस पर अंकुश लगाएं, मतलब रोक लगाएं। रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर जोखिम ऐसे ही बढ़ता गया तो एक दिन बुलबुला फूट सकता है। अगर जोखिम इसी प्रकार से आप लेते रहे तो एक दिन बड़ा बुलबुला फूट सकता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। विस्तार से जानें अब तक बिहार में कितना लोन दिया गया और इससे क्या खतरा है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, मुझे इतना पता है। तो आप थोड़ा टाइम निकाल के इसको आराम से वीडियो को देखिए, स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं। देश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बिहार में 2019 के बाद से इनकी संख्या में तेज़ी से इजाफा हुआ है। 2019 से 25 कंपनियां ऋण देने में लगी हैं, लेकिन अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की संख्या 40 से अधिक पहुंच गई है। मीन्स 2019 से 20 में 25 कंपनियां ऐसी थी जो ऋण देती थी, लेकिन अभी 40 से भी ज़्यादा पहुंच गई हैं जो कि ऋण देती हैं। आरबीआई का यूपी बिहार को लेकर निर्देश है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ऋण बांटने की गति स्लो करने के लिए कहा है, नहीं तो राशि डूबने का खतरा है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां धड़ल्ले से बिहार में 10,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण बांट रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिहार और उत्तर प्रदेश में 25% से अधिक छोटे ऋण बांटे हैं। आरबीआई की चिंता इस बात को लेकर है कि गारंटी नहीं होने के कारण, यहाँ पे ये लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप दोबारा से मैं आप लोगों को रीड कर देता हूँ। आरबीआई की चिंता इस बात को लेकर है कि गारंटी नहीं होने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को कर्जदार से वसूली करने में परेशानी होगी, बड़ी राशि डूबने का खतरा है। ये आरबीआई का निर्देश है। एक व्यक्ति ले रहा है कई जगह से कर्ज। आरबीआई की चिंता इस बात को लेकर भी है कि एक व्यक्ति कई जगह से ऋण ले रहा है, जिससे उनके लिए चुकाना आसान नहीं है। बिहार में 10.1% लोगों ने 3 जगह से ऋण ले रखा है। 8.7% लोगों ने 4 या 4 से अधिक जगह से ऋण लिया है। यूपी में 7% लोगों ने 3 जगह से ऋण लिया है। यूपी में 7.7% लोगों ने 3 जगह से ऋण लिया है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात यह है फ्रेंड्स कि 22% लोगों ने, करीब 22% लोगों ने 3 जगह से या 3 से ज़्यादा जगहों से पर्सनल लोन ले रखा है। अब यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि आंध्र प्रदेश क्राइसिस की तरह हो सकते हैं हालात। एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ विद्यार्थी विकास का कहना है कि आंध्र प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने ऋण बांटा था। 2010 से 13 तक धड़ल्ले से ऋण बांटने के कारण माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बंद होने का खतरा हो गया, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ऋण नहीं लौटाने को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई और बिल पास भी कराया गया, लेकिन वह रिजेक्ट हो गया। वहीं विशेषज्ञ विद्यार्थी विकास ने कहा माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 25% से अधिक लोन दे रहे हैं, यानी कि जो बिहार में लोन दिया जा रहा है उसका 25% हिस्सा है, यानी हज़ारों करोड़ की राशि है। अब बिहार के साथ भी वही खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बिहार में भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 25% से अधिक रेट पर धड़ल्ले से लोन दे रही हैं। ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि प्रोडक्टिव वर्क में उसका लिंक नहीं है, केवल कंजप्शन के लिए लोन लिया जा रहा है, तो वह भी 4-5 जगह से ले रहे हैं, तो उनके लिए लौटाना मुश्किल होगा। आरबीआई ने इसी को लेकर चिंता जाहिर की है। इस खबर से करीब करीब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जिनकी ईएमआई पेंडिंग है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ईएमआई पेंडिंग है, क्योंकि जिस भी बंदे ने 3 या 3 से अधिक एप्लीकेशन से या बैंक से अगर लोन ले रखा है तो उसके लिए धीरे धीरे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक ट्रैप की तरह शिकार हो जाता है और वो लोन नहीं चुका पाता, बिकॉज उनका इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पाता। अगर कोई बंदा ऐसी सिचुएशन में है जो पेड नहीं कर पा रहा, किसी भी कंडीशन में पेड नहीं कर पा रहा, तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ऐसे में आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए। आप कोई भी वर्क कीजिए। आप वर्क करेंगे तो वर्क करने से आपको इनकम होगी तो आपके पास में पैसा आएगा तो आप उसे सेव करिए सेटलमेंट के लिए। 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, जब तक आपके पास में पैसा इकट्ठा ना हो सेटलमेंट का, तब तक आप अर्निंग कीजिए। अर्निंग करने के बाद में जैसे ही आपके पास में सेटलमेंट के लिए अगर आपके पास में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो 20-30% में जितना भी आपका सेटलमेंट हो पाता है, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं इतने तक सेटलमेंट कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उससे किस प्रकार से बात करते हैं कि आपका कम से कम में सेटलमेंट हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप सेटलमेंट करके इस दलदल से बाहर निकल सकते हो। फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका सिविल पूरी तरह से डेड हो जाएगा। आगे के लिए भी आपको रणनीति बनानी होगी, जिससे कि भविष्य में अगर आप लोगों को कभी कोई इमरजेंसी आती है तो बैंक की तरफ से तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। उसके लिए आपको मेहनत करके ही अपना सेविंग बनाना पड़ेगा। तो अभी भी आप लोगों के पास में वक्त है,
अगर आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना चाहते हैं तो आप एक प्लानिंग के तौर पे काम कीजिए। प्लान बनाइए कि किस प्रकार से मैं इस दलदल से बाहर निकल सकता हूँ, और अधिक लोन लेने की कोशिश ना करें। जितने लिए हैं उन्हीं को क्लोज करने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो आप निश्चित रूप से आप मुझसे बात कर सकते हैं। निःशुल्क आप मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी होने पे ही आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बिकॉज जो चीज़ें निःशुल्क होती हैं उनका उपभोग ज़्यादा किया जाता है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करके मुझे बताइए कि मेरी ये प्रॉब्लम है और मुझे आपसे बात करनी है। तो जैसे ही मैं फ्री रहूँगा आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करके ये बता दूंगा कि आप किस प्रकार से मुझसे बात कर सकते हैं, किस डेट में कर सकते हैं और किस समय में आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर दिए हुए समय पे आप मुझसे बात करेंगे तो आपकी इजीली आपकी मुझसे बात हो जाएगी। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है वो आप मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। जितनी संभव होगी मैं आप लोगों की मदद करने की भरपूर कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।